अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में उपद्रव हुआ, बवाल हुआ, हिंसा हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ। बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ, माहौल खराब हुआ और कई लोगों को बहुत चोटें आईं। अब तक 109 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में नफरत का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आज इसके कारणों पर चर्चा करेंगे, इसे कैसे ठीक किया जाए, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आज मन बहुत दुखी और उदास है और द्रवित है। उत्तर प्रदेश में नफरत इस कदर फैल गई है कि एक दूसरे के प्रति जो घृणा है वो चरम पर पहुंच रही है। धार्मिक मसलों को लेकर सड़कों पर हंगामा करना, दंगे करना, हिंसा फैलाना, ये लगातार ये क्रम बढ़ता जा रहा है। पिछले शुक्रवार को आपने देखा होगा कानपुर, और अब आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के 6 शहर और खासकर प्रयागराज। आज प्रयागराज से आई तस्वीरें ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में दरअसल नफरत का माहौल किस कदर फिजा में घुला हुआ है। बहनों भाइयों, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मसले पर, सिर्फ इस मसले पर ही नहीं बल्कि मैं चाहता हूं कि समग्रता पर बात हो। इतिहास उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करता, खासकर उन कौमों को जो अपने इतिहास से सबक नहीं लेते। आगे चलकर आपका इतिहास भी आपको शायद कभी माफ़ नहीं करेगा। ये बात हिंदुओं पर भी लागू है और मुसलमानों पर भी, क्योंकि हम और आप यानी हिंदू और मुसलमान इतिहास से न कोई सीख लेना चाहते हैं और न कोई सबक लेना चाहते। शायद यही कारण है कि दुनिया के दूसरे मुल्क जब तरक्की के नए नए पायदान चढ़ रहे हैं, कामयाबी की नई नई मिसालें तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, मानव सभ्यता के लिए बेमिसाल काम कर रहे हैं, तब उस वक्त हम आप हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ रहे हैं। कल मैं एक खबर पढ़ रहा था, बहुत ही सुखदायी खबर। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कैंसर की दवा खोज ली है। 18 लोगों पर ट्रायल किया गया, 18 लोगों से कैंसर मुक्त घोषित किए गए। 6 महीने दवा चली। वो कितनी बड़ी कामयाबी है। अमेरिका ने मंगल पर अपना यान भेजा हुआ है, साल भर से मंगल पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। जापान ने सबसे तेज गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन का निर्माण किया है। चीन दुनिया का सबसे ऊंचा पुल और शानदार एक्सप्रेसवेज, हाईवेज तैयार कर रहा है। दुनिया तरक्की की नई मिसालें गढ़ रही है और हम क्या कर रहे हैं? पत्थर चला रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। अंग्रेज बहुत समझदार था। आज थोड़ा सा मैं आपको प्रस्तावना में ये सब चीजें बताना चाहता हूं। समझदारी डेवलप करिए। अगर आप समझदार नहीं होंगे तो आगे चलकर आपको बहुत परेशानियां होंगी। भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है। भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है, विविधता में एकता। और यह बात अशोका द ग्रेट समझ गया था, अकबर द ग्रेट समझ गया था। उन्होंने वो समझदारी डेवलप की थी कि सबको साथ लेकर चलना है। हमें और आपको साथ रहना है। हिंदू मुसलमान को इस देश में साथ रहना है, अलग नहीं रहना है। इसलिए एक दूसरे के धर्म, संप्रदाय, पंथ, मजहब, जाति, पूजा, पंथ, सबकी हमें इज्जत करनी है, सबको मिलकर रहना है। अंग्रेजों ने तो इसी बात का फायदा उठाया था। सबसे पहले उन्होंने बंगालियों को मारा, तब मराठा, साउथ और नॉर्थ के लोग बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा हुआ, 2 और बंगाली को मारो। फिर उन्होंने साउथ वालों को मारा, तब मराठा खुश हुए कि ठीक हुआ, हमारे एक दुश्मन कम हुआ, एक और मार दो। फिर उन्होंने जब मराठों को मारा तब नॉर्थ और बंगाली खुश हुआ। यही तो फूट डालो की रणनीति थी। फिर उन्होंने सिंधियों को मारा और फिर 1848 में पंजाबियों को मारा। एक एक करके मारते रहे। उन्हें पता था कि जिस दिन सब पर अटैक करेंगे आप इकट्ठे हो जाएंगे, एकता हो जाएगी। मध्यकाल के इतिहास में कहीं आपको दंगे नहीं मिलेंगे। ये सब अंग्रेजों के क्रिएट किए हुए थे। जब नेशनलिज्म इस देश में तैयार हुआ तो उन्होंने एक नया अस्त्र तैयार किया, कम्युनलिज्म।
और आज हम उसी हथियार को और धार दे रहे हैं। वो हिंदू भी शामिल है उसमें, मुसलमान भी शामिल है। हम इस बात को समझना ही नहीं चाहते। अजीब सा देश हो गए हैं हम। इस वक्त का माहौल देखिए आप, अजीब सा देश। प्रत्येक व्यक्ति मन में घृणा भर के घूम रहा है समाज में, और घृणा की पराकाष्ठा में। न उसके पास नौकरी है, न उसके पास धंधा है, न खाने पीने की व्यवस्था है, न अच्छी शिक्षा है, लेकिन मन में घृणा भरे हुए। क्यों भाई, क्यों भरे हुए हो घृणा? और मैं विशेष तौर पर मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, कुरान का पहला शब्द है इकरा, पढ़ो। पैगंबर साहब सबके हैं, हम सब उनकी इज्जत करते हैं, आप भी करिए, किसी धर्म विशेष के नहीं है, सबके हैं। उन्होंने क्या कहा? पढ़ो। और आज हिंदुस्तान में पढ़ाई में सबसे पिछड़ी कौम कौन है? मुसलमान। इसलिए पैगंबर का संदेश समझो। उन्होंने तुम्हें क्या कहा था? पढ़ो। लेकिन तुम पढ़ नहीं रहे हो, या तुम्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लड़ो मत, पढ़ो। उन्होंने पढ़ने के लिए कहा था, अल्लाह रसूल ने आपको पढ़ने के लिए फरमाया, हुजूर साहब ने आपको पढ़ने के लिए कहा है, लेकिन आप लड़ रहे हैं। जिन हाथ में कीबोर्ड और कलम होनी चाहिए, उन हाथों में पत्थर लेकर घूम रहे हो। क्यों? अंधकार से प्रकाश की तरफ चलिए, तरक्की की तरफ चलिए। ऐसी कौमें कभी आगे नहीं बढ़ पाई जो इन रूढ़िवादी बातों को लेकर आपस में लड़ती रही हों। हम 21वीं सदी की तरफ आगे बढ़े हैं। दुनिया में क्या क्या तरक्कियां हो रही हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? आज हम में एकता नहीं है हिंदू मुसलमानों में, तब भी पिद्दी पिद्दी भर के देश आपको आंखें दिखा रहे हैं, आप पर ताने मार रहे हैं, आपसे माफी मांगने की अपील कर रहे हैं। तालिबान आपको नैतिकता बता रहा है, लोकतांत्रिक होने की सीख देने की कोशिश कर रहा है। कल्पना करिए आप, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे और आप में एकता नहीं है। जिस दिन हमारे आप में एकता हो गई, दुनिया का सबसे तरक्की शुदा मुल्क होगा भारत, ज्ञान का सबसे बड़ा हब होगा भारत, तरक्की का सबसे बड़ा आयाम लिखेगा भारत, बशर्ते हम और आप हिंदू मुसलमान एक हो जाएं। लेकिन इनको एक होने नहीं दिया जा रहा है, और ये एक होना भी नहीं चाहते हैं बहुत से लोग। पढ़ाई लिखाई की बातों पर तो इनका मन ही नहीं लगता। व्हाट्सएप फॉरवर्ड, फेसबुक, ट्विटर, उसी में लगे हुए हैं, उसी को ज्ञान समझ रहे हैं। इतिहास पढ़ने नहीं चाहते हैं कि अशोका द ग्रेट क्यों कहलाए, पढ़ना नहीं चाहते। अकबर महान क्यों कहलाया, पढ़ना नहीं चाहते। सीखो, अपने आदर्श समझो, कौन है आपके आदर्श। औरंगजेब मुसलमानों का आदर्श नहीं हो सकता, जयचंद और मानसिंह हिंदुओं के आदर्श नहीं हो सकते हैं। अपने आदर्श बदलिए और पढ़िए। जो कुरान में कहा गया वो पढ़िए, जो गीता में कहा गया है वो करिए। ज्ञान, अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। शेरनी का दूध है। पढ़िए अंबेडकर को, पढ़िए गांधी जी को। पर आप तो व्हाट्सएप पढ़ेंगे, फेसबुक पढ़ेंगे, ट्विटर पढ़ेंगे। पढ़ो, लड़ो मत। लड़ोगे, इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा, मिट जाओगे, तुम्हारी बर्बादी की दास्तान लिखी जाएगी। धर्मांधता की तरफ जो मुल्क चला, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे सामने उदाहरण है। ये धर्मांधता छोड़नी है और तरक्की का रास्ता, ज्ञान का रास्ता। इकरा, पढ़िए, मत लड़िए। कुछ बयान सुनिए। ऐसे लोगों पर आइडेंटिफाई करके बहुत सख्त धाराओं में कार्रवाई होगी। कानपुर में जिस तरह से लोगों को आइडेंटिफाई करके फोटो निकाल कर कार्रवाई की गई है, इसी तरह प्रयागराज में भी आगे भी कार्रवाई होगी और बहुत सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो लोग कानून का पालन करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। नमाज समाप्ति के बाद में काफ़ी नौजवान इसमें अटाला के पास में वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। पहले से भी इसके लिए सूचना इंटेलिजेंस इनपुट भी था, तो उसके लिए ड्यूटियाँ लगाई हुई थी यहाँ पर।
लेकिन उसमें छोटे छोटे बच्चों को आगे करके उन्होंने नारेबाजी और पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने ईंट पत्थर चलाए, हमारी पुलिस फोर्स मौजूद थी, काफ़ी धैर्य का परिचय दिया गया। हल्की फुल्की चोटें आई हैं कुछ पुलिस जनों को भी, और बाकी लोगों को हल्की चोटें हैं, कोई ज़्यादा चोट नहीं है। यहाँ पे नमाज अता करने के बाद कुछ लड़के इकट्ठा हुए, पहले थोड़ा हल्ला गुल्ला किया, लेकिन उसके बाद वो पथराव करने लगे। समझाया गया, उनको रोका भी गया, लेकिन जब उसके बाद पथराव को हम लोगों ने हल्का सा बल प्रयोग करके उनको नियंत्रित किया। अब चीज़ें पूर्णतः नियंत्रण में है। और मैंने ये सब बातें आपको किसी भावुकता में नहीं कही हैं। इतिहास में क्या हुआ है आपको सिर्फ एक बारी झिंझोड़ कर याद दिलाया है, सीख लो। फार्मर आईपीएस ऑफिसर सूर्यनाथ सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। एसएम अशरफ साहब मेरे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बीजेपी के नेता शमसी आज़ाद जी, आमिर साबरी साहब हैं, मीसम जैदी हैं, रक्षपाल सिंह जी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। शमसी आज़ाद जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। जिस तरह का माहौल नफरत का इस वक्त तैयार हुआ है, ये बहुत दुखदाई है। हम सबको मिलकर इस माहौल को ठीक करके उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर लाना है, ना कि हमको हिंसा की आग में झोंकने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के ज्वलनशील मुद्दे को अपने डिबेट का हिस्सा बनाने के लिए और हम लोगों को आमंत्रित करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी फूट डालो या बांटने की राजनीति नहीं की। आप जैसे शुरू में अपनी प्रस्तावना में कह रहे थे, अंग्रेज़ों का हवाला दे रहे थे, तो इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, और अब उसमें एक नारा और जुड़ा है, सबका विश्वास। इसी पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और उसका यही फल रहा है कि दूसरी बार केंद्र में और दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। और आपने देखा कि जब से सरकार 10 मिनट मैंने प्रस्तावना की, इनको यही नहीं समझ में आया कि मैंने बोला क्या जी, ये उसको बीजेपी के लिए समझ रहे हैं। नहीं, मैं क्या तो समझाऊं आप, मैं ये नहीं समझ रहा हूं। 10 मिनट मेरी इस बात के बाद आप उसको ये मान रहे हैं कि ये बीजेपी के खिलाफ है। नहीं, मैं आपकी समझ पर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। जी, मैं अपने ऊपर नहीं इसको ले रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत काम करती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। हम अपनी बात भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यही नारा दिया। और आज भी जो यहाँ पर जुमे की नमाज के बाद जो कुछ हुआ है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मेहनत की थी। शासन प्रशासन के जरिए धार्मिक उलेमाओं से, जो वहाँ पे सम्मानित नागरिक हैं उस एरिए के सभी लोगों से अपना सामंजस्य बैठाल कर और उनको पूरी तरीके से विश्वास में लेकर उसके बाद जो है ये वहाँ पर नमाज की इजाज़त दी गई थी कि शांतिपूर्वक ढंग से सिर्फ और सिर्फ नमाज अदा की जाएगी। समाज के बीच जाइए, उन्हें समझाइए। नहीं, समझाने की बात ही कर रहे हैं कि 2 दिन से लगातार उनके बीच में जा रहे थे, नेता भी जा रहे थे और प्रशासन के जो वहाँ पे एसपी है, डीएसपी, जिस भी रेंज के वहाँ पर है अधिकारी, लगातार वहाँ पर धार्मिक गुरुओं से लगातार ये बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से इस माहौल को शांतिप्रिय बनाया जाए और जो कानपुर में हुआ है दोबारा उसका पुनरावृत्ति जो है कहीं पर ना हो। लेकिन आज उसके विपरीत होता है और आज सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, प्रशासन भी भौचक रह जाता है। अशरफ साहब को आमंत्रित करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ साहब, हमें समय देने के लिए। मैं सबसे ये कहता हूँ कि समझदारी डेवलप करिए, पढ़िए, लड़िए मत। जिस तरह से आज नफरत का माहौल है वो बड़ा दुखदाई है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बहुत प्यारी बात आपने उठाई है। और डिबेट को जिस अंदाज में आप लेके आए हैं, मैं सबसे पहले तो आपको इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि आपका बुनियादी मकसद इस डिबेट को करने का यह है कि लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाए और एक भाईचारा हमारे बीच में कायम हो। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री हूं, चूंकि यही हमारी शिनाख्त रही, यही हमारी पहचान रही, यही इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। इसीलिए हम इस बात पे फख्र करते हैं, वे एक ऐसे मुल्क में हैं जहां हमारी रक्षा जो है यहाँ का हिंदू भाई करता है। चूंकि मैं हमेशा ये मानता हूं कि अगर यहाँ का हर हिंदू कमडल हो जाएगा तो हम जैसे लोगों की गुंजाइश ही यहाँ नहीं बचेगी। सेक्युलरिज्म इसलिए जिंदा है कि यहाँ का हिंदू भी उसको जिंदा रखना चाहता है। तो सवाल इस बात पे मुझे कोई एतराज नहीं, ना यहाँ मुझे यह है कि नफरत का माहौल करके आप आगे चल सकते हैं। लेकिन एक सरकार की, एक संगठन की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हम कहते हैं अगर वो प्रवक्ता मान लिया किसी वजह से कुछ ऐसे स्टेटमेंट उसने दे दिया और सरकार को वक्त लगते इस बात का एहसास हो गया कि साहब ये गलत कर दिया है, तो कोई बात नहीं, कानून को अपना काम करने दीजिए। आखिर किसी के साथ कोई चीज होती है तो अपना प्रोसेस को करता है, ठीक है, जुडिशरी का काम है उसको बिल देना, बेल नहीं देना, क्या चीज है। लेकिन अगर आप एक कदम आगे नहीं बढ़ते हैं तो उससे यह मैसेज जाता है कि जिसको आप चाहते हैं उस पर एनएसए लगा देते हैं, जिसको नहीं चाहते उसको अब तक आप टच नहीं करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, डिस्क्रिमिनेशन लोगों को दिखलाई पड़ रहा है। मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूं। किसी जिम्मेदार तंजीम ने इस बात की कॉल नहीं दी कि आप जाके प्रोटेस्ट करिए और प्रोसेशन करिए। अशरफ भाई, सारा लोकल लेवल पे है, लेकिन जो है वो गलत है। बात पर कैसी भी उसके लिए सामाजिक हिंसा की कोई जगह हो ही नहीं सकती।
जी है ही नहीं, और ये बिल्कुल गलत है। इसमें समाज के जिम्मेदार लोगों को, आलमाओं को, मौलानाओं को, तमाम तंजीमों को आना चाहिए कि ये हल है ही नहीं। हम प्रोटेस्ट ठीक है, हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते, बल्कि हम क्या, दुनिया के जितने मुसलमान हैं, जब उनके नबी की शान में कोई बात आएगी तो हमारा दिल जो है कुड़ता है, हमको तकलीफ होती है कि इस तरह की बात करने की जरूरत क्या सबका है। कुड़ता है, किसी हम भी लोग भी पेशवा दुखी के होते बारे हैं। में हम पैगंबर मुसलमान सिर्फ क्या आपके किसी नहीं हिंदू हैं। धर्मगुरु हम सबके धर्मगुरु हैं। के बारे में हम कुछ हम कहेंगे? सबके हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं, पैगंबर तो वो थे, पैगंबर को सिर्फ पैगंबर आप तो अपने वो थे धर्म कि से एक मत बार वो जोड़िए, किसी वो जगह सबके जंगल हैं। में थे तो उसके लेटे हुए थे उनके। मैं यही अर्ज कर रहा हूं, पैगंबर तो वो थे हमारे कि एक माफी, उनके पास माफी थी। एक मरतबा जंगल में कहीं थे वो मौजूद, तो कोई थे जो इस्लाम पे नहीं थे, वो आए कत्ल करने के लिए, उसको सोता हुआ देख के हाथ से तलवार गिर गई, और जब पैगंबर ने उसको उठाया तो बोले अब बताओ अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? बोला आप माफ करने वाले, आप मुझे माफ कर देंगे, मैं तो आपको कत्ल के लिए आया था। तो हमको उनकी तालीमात को भी समझने की जरूरत है, लेकिन ये भी साथ साथ जरूरी है कि जब डेली आप डिबेट करेंगे कि हम देश नहीं झुकने देंगे, और बुलाएंगे आप इस्लाम उसको जो है शराफुद्दीन को हैदराबाद से, और वो आके बताएगा कि जो है वो हिंदू पद्धति बहुत शुक्रिया आपका अशरफ साहब। वो हिंदू के देवताओं को गाली बकेगा, सूर्यनाथ सिंह जी तो मेरे साथ रिएक्शन इस तो डेवलप वक्त होगा। कार्यक्रम में जुड़ क्यों बुलाते चुके हैं ऐसे लोगों को? फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं। नमस्कार सर, मैं समझना चाहता हूं कि कानपुर की घटना हमारे सामने हुई पिछले शुक्रवार की, एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आपने क्या महसूस किया कि हम इस बार कहाँ चूक गए, जबकि हमें पता था कि आज शुक्रवार है और नमाज के बाद कुछ गड़बड़ी हो सकती है? ब्रजेश जी नमस्कार। अभी बहुत अच्छी बात कही है अशरफ साहब ने। एक चीज़ ये है, दो चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो पहली घटनाएं हुई उसको देख करके किस लेवल की तैयारी थी और किस लेवल की सूचनाएं थी, इसमें बहुत कुछ रोल जामा मस्जिद के इंतज़ामिया कमेटी का भी होता है। अगर जामा मस्जिद पर जुमे के दिन निश्चित रूप से बहुत बड़ी भीड़ होती है नमाजियों की जी, और जब नमाज से लोग वापस जाने लगते हैं, वो भीड़ जब सड़क पे होती है तो उसका कुछ लोग अपने हितों में प्रयोग कर लेते हैं, कुछ असामाजिक तत्व तो उसमें मिल जाते हैं और उसको एक बलबा में कन्वर्ट कर देते हैं। उस भीड़ को उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। वो उसमें सभी नमाजी दंगाई नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इस चीज़ को पहचानना, इस चीज़ की सूचना इकट्ठा करना और उसमें जो उस क्षेत्र के और जो मस्जिद के इंतज़ामिया कमेटी के लोग हैं, सर एक बार घटना हो जाए मैं मानता हूं कि ठीक है आपको सूचना नहीं जरूरत मिली, लेकिन जब दोबारा वही चीजें फैल रही हैं तो आपने पिछले शुक्रवार से सबक क्यों नहीं लिया? ये बात सही है, आपकी बिल्कुल बात सही है कि जब पिछले शुक्रवार को घटना हुई थी तो संवेदनशीलता बढ़ जाती है। सूचना का संकलन और उस पर एक्शन दोनों कहीं न कहीं जब उसमें कमी हो जाती है तभी इस तरह की घटनाएं होती हैं, अन्यथा सबसे पहले कार्रवाई हो जाती है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, और ये बहुत अच्छा फोरम है, आपने अच्छे तरीके से इस डिबेट को ऑर्गेनाइज़ किया है। कि जब भी अशरफ ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, ये कोई भी अगर किसी ने गलत कोई चीज़ कह दी है या किसी ने कोई गलत चीज़ कर दी है तो उसके इन्वेस्टिगेशन में जो सच्चाई है उसको जानने में जो एजेंसियां लगाई जाती हैं, जो विवेचना करती हैं, उनका निष्पक्ष रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी आदमी हाथ में पत्थर उठा करके, भीड़ इकट्ठा करके ये किसी को गिरफ्तार करो या किसी को न्यायालय में बिना ट्रायल के सजा दे दो, उसको फांसी दे दो, ये सब चीज़ें भीड़ जब अपने हाथ में लेना शुरू करती है तो कोई भी कानून और संविधान वो फिर अपना अस्तित्व तो नहीं रख पाता है। और इस देश को एक संविधान के तहत, एक संविधान के अंतर्गत, एक कानून के अंतर्गत चलना है। बहुत धन्यवाद सर, और बहुत शुक्रिया सर। मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में है। आपकी बाकी बातों को सम्मिलित करूंगा। मीसम जैदी जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। बहुत शुक्रिया आपका मीसम भाई, आप कार्यक्रम में शामिल हुए। इस तरह की घटनाएं हम कैसे रोकें? जो कुछ भी चल रहा है ये शुक्रवार में, आज तो ब्लैक फ्राइडे था उत्तर प्रदेश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी कि आपने अपनी डिबेट में मुझे हिस्सा बनाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं सुन रहा था
और बड़ा अच्छा लग रहा था जब आप बोलते हैं तो कुछ सीखने मैंने को कुछ मिलता गलत है। कहा था क्या? नहीं, जिस वक्त आपने वो इकरा वाली बात करी गलत ब्रजेश कहा? जी, इतना अच्छा लगा मुझे कि कितने प्यार से आपने समझाया। काश ये मस्जिद के मौलवी और मौलाना और मंदिरों के पंडित इस तरह से बैठ करके लोगों में इस तरह देखो से दो ज्ञान लोगों से बांटे। सावधान रहना, एक बड़ा- पुरोहितों से, एक मुल्लाओं से। जी जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ इसमें ना, पुरोहित भी है। जो आपने स्टार्ट किया इकरा से, मुझे वाकई बहुत मेरे हार्ट को मतलब छू गया और मुझे बड़ा इस बात पर रोना आ रहा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आज इस डिबेट में क्या बात करूं। आरोप प्रत्यारोप राजनीति तो ये होती रहेगी ब्रजेश जी, इसके लिए तो बड़े मौके हैं, इसके लिए तो बहुत डिग्रियां हैं लोगों को, मगर मिलने के लिए, दिलों को मिलाने के लिए ब्रजेश जी डिग्री कहां से लाई जाए? लोगों को जोड़ने के लिए हम कहां से डिग्री लेकर के आए? इसलिए तो कहता हूं पढ़ो, अभी तरक्की करो जी। और रही बात, एक बात और ऊंचे से ऊंचा तरक्की का पायदान बिल्कुल छुओ। बिल्कुल ब्रजेश जी, बहुत अच्छी बात पता है आप कल कर रहे कैंसर हैं। की दवा खोजी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। जी जी, और बड़ी हम पत्थर लिए घूम रहे हैं। बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी की बात हम हो रही थी। अजीब सा देश होते जा रहे हैं भाई। जी जी तालिबान आपको कह रहा है कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, जी, बताइए। जिनकी हैसियत नहीं है वो हमको आज ज्ञान सिखा रहे हैं। हाँ। आज हम इस स्थिति पे पहुंच गए हैं, हमारे लिए तो ये आज यकीन जानिए डूब मरने के लिए होगा। मगर एक ब्रजेश जी बड़ी अच्छी बात आपने कही, उसको भी मैं कोट करूंगा, मैं सुन रहा था। आपने भाजपा नेता से एक बात कही कि लोगों को जाकर समझाइए, तो वो पार्टी लाइन पर बोलने लगे, यहां पर भी राजनीति करने लगे वो, तो आपने उनको टोका भी। तो आपने कहा लोगों को समझाइए। बस समझाने पर एक बात करना चाहता हूं, जो अपने घर में नहीं समझा पा रहे, जो अपने प्रवक्ताओं को नहीं समझा पा रहे, जो अपने लीडर्स को नहीं समझा पा रहे हैं, क्या आप उम्मीद रखेंगे कि वो लोगों को घरों में जाकर के समझाएंगे? ये तो छोटे आप भी छोटे जाइए और प्यादे। कौम को समझाइए ब्रजेश जी कि पढ़ो। बड़े जी बिल्कुल जी। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पिछड़ा कौन है? अच्छा बताओ, एजुकेशन में मुसलमान ना? ब्रजेश जी, सच्चाई है कि नहीं है? ये सच है, इसको स्वीकारना और कुरान चाहिए। में क्या कहा गया है? और पहला शब्द क्या है? इकरा। इकरा। और पढ़ो। ब्रजेश जी साथ में ये भी है कि तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े पढ़ने के लिए? उस वक्त सऊदी अरब से सबसे दूर चीन माना जाता था। तो भाई इस्लाम के तुम फॉलोअर हो तो इस्लाम को तो मानो। ब्रजेश जी अल्लाह रसूल ने जो फरमाया है, हुजूर साहब ने जो फरमाया है, उसका पालन तो करो। ब्रजेश जी फॉलो करने का आज की डेट में समय किसके पास है? हर आदमी तो शॉर्टकट का रास्ता इस्तेमाल कर रहा हो। ब्रजेश जी मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके साथ में आज लोग कह रहे होंगे कि पता नहीं किस टाइप की डिबेट मिश्रा जी कर रहे हैं, पर मैं ये समाज के लिए जरूरी है, डिबेटें आपकी आंख खोलना जरूरी है। ब्रजेश जी डिबेटें तो होती रहेंगी, प्यार का भी तो कुछ समय होना चाहिए। एक वक्त प्यार के लिए भी निकालना चाहिए न्यूज चैनलों को। ये जो नफरतें बांट रहे हैं और जो डीएनए एनालिसिस हो रहे हैं, अच्छा बताओ तो आज की डिबेट प्यार बांट रही कि नहीं? बिल्कुल बांट रही है ब्रजेश जी। और एक बात और मैं कहूंगा कि ब्रजेश जी उस पर भी ध्यान रखना है, जहां से ये मैन्युफैक्चर हो रहा मार्केट में, इस वक्त नफरतें बढ़ रही हैं, बिक रही हैं, लोग खरीद रहे हैं। मत खरीदो, मत खरीदो। ये मैन्युफैक्चरिंग जहां से हो रही है ब्रजेश जी, वहां पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। और ये कहना कि किसी पार्टी की वजह से आपने क्या किया, अच्छा तो अगर हमने 10 दंगे करे तो आप 8 कर रहे हो, 2 दंगों से आप मुझसे जीत रहे हो, तो क्या ये अच्छी बात है? अरे दंगे हो क्यों रहे हैं? देखो ये सच्चाई है कि रहना साथ है, ये तो बात है ना, बिल्कुल साथ ही रहना है, रहे हैं और मरते दम तक ब्रजेश जी, मरते दम तक हमें साथ रहना है। हम मरेंगे भी तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के मरेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इस वक्त रक्षपाल जी जो माहौल है वो बड़ा दुखदाई है। हर तरफ आप जिससे मिलिए नफरत भरी बातें, कोई व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहा है, कोई फेसबुक पे फॉरवर्ड कर रहा है, कोई मिलता है तो वही तकरीर करता है, मन बड़ा दुखी होता है। और अब इस तरह की घटनाएं हर शुक्रवार को हो रही हैं, ये बहुत चिंता में डालने वाली बात है कि हम एक तरक्की पसंद मुल्क हैं लेकिन हम आपसी झगड़ों में उलझे हुए हैं। आपने अभी तक जो आगे डिबेट है वो काफी पॉजिटिव वे में जा रही है, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि जो अभी 2-3 अपने प्रवक्ता जो कह रहे थे कि किसी प्रवक्ता को ये नहीं कहना चाहिए हुजूर के बारे में कहें, आप अगर उस डिबेट को पूरा देखेंगे, वो मैंने देखा है, तो उसमें रहमानी जी ने उनको प्रोवोक किया ये सब कहने के लिए। फिर दूसरी बात ये है कि मैं उस बात पर जाता नहीं जिसके लिए इतनी देर से चर्चा हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या जो प्रवक्ता ने कहा वो कुरान और हदीस के अंदर वो उसका जिक्र नहीं है? इनकी आवाज़ मुझ तक पहुंच नहीं रही है, थोड़ी देर बाद वापस कोशिश करेंगे जोड़ने की। आमिर साबरी जी मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे बताइए कि माहौल को कैसे ठीक किया जाए और इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम कैसे मजबूत करें? आमिर साहब। बहुत शुक्रिया ब्रजेश भाई आपका कि आपने मुझे इस बहस का एक हिस्सा बनाया। अभी आपकी जो भूमिका मैंने सुनी, कसम खुदा की तबीयत खुश हो गई।
मेरे प्यारे नबी, कुरान के अंदर एक आयत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के परवरदिगार ने उनको सारे आलमीन के लिए, मैं तो एक आलम में रह रहा हूँ, सारे आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। उनकी बहुत सारी चीज़ें मैं समझता हूँ, मुझसे ज़्यादा आप भी जानते होंगे कि एक बुढ़िया थी, कूड़ा फेंकती थी, जब वो बीमार पड़ गई तो उनसे घर देखने गए। तो ब्रजेश जी, बड़ा अफसोस होता है मुझे कि जब कोई भी किसी भी के धर्म के प्रति जब कोई टिप्पणी करता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, तो देखिए स्वाभाविक है दिल टूटना, और दिल इतना कमज़ोर होता है कि भाई टूटना ही टूटना है। कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ तक मसला है कि मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर कोई अकीदा, कोई मसला, कोई फ़िरका, कोई किसी तरीके के जितने इस्लाम में फ़िरक़े हैं, सब के सब उनको अपना आदर मानते हैं और उनके ऊपर कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए ब्रजेश जी, जो आज जो कुछ हुआ है, वाकई जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बहुत आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हिंसा किसी भी तरह से उचित नहीं है। अफसोसनाक, शर्मनाक भी है, लेकिन मसला ये कि इसके आप परिप्रेक्ष्य में जाएं तो हम पता चलेगा कि आखिर इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां क्यों की जाती हैं जिससे माहौल ख़राब हो। देखिए अभी तक बिल्कुल सही माहौल चल रहा था, ज्ञान वापी का एक मुद्दा उठाया गया, उससे माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, लेकिन आम मुसलमानों में कोई मैसेज नहीं गया। ठीक है, बहसें होती रही, लोग अदालत कोई उकसाता है तो आप क्यों उकसते हो? मत उकसो। यही तो अफसोस की काम करो, अब आप तालीम अपनी बढ़ा लो, आज वीडियो अपनी तालीम बढ़ा लो, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पाओ, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में शामिल हो। जी, हम नौकरियां मांगना नहीं जाना चाहते हैं, सुनिए, हम चाहते हैं हमें सुकून से रहने दीजिए। हमारा सुकून जब छिन भिन्न होता है तब तकलीफ होती है। हम कब नौकरी मांगने जाते हैं सरकार के पास? कोई भड़काए तो मत भड़को, नहीं, यही तो बड़ा मसला है। तो प्रेरित किया जाता है, भड़काया जाता है। अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे, और जैसे मीडिया के तमाम संस्थानों ने दिखाया कि छोटे छोटे बच्चे आगे थे। कोई छोटे छोटे बच्चों को लेकर ब्रजेश जी झगड़ा करने नहीं जाएगा, कोई दंगा करने नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि दंगा प्री प्लानिंग कराया गया है। मैंने तमाम मीडिया संस्थानों के आज चैनल देख रहा था तो मैंने देखा पुलिस वाले खुद पत्थर चला रहे थे, दरोगा पत्थर चला रहे थे। कितने शर्म की बात है कि एक समुदाय को आप टारगेट करते हैं, उसी के फिर नौजवान बच्चों को डालते हैं, उन्हीं के ऊपर तमाम तरीके के मुकदमे कायम करते हैं। ये पर हिंसा किसी भी तरह से जायज नहीं करार दे। हिंसा का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हिंसा की मजम्मत करिए आप। बिल्कुल निंदा करता हूं ब्रजेश जी, मैं तहे दिल से निंदा करता हूं, दिल से निंदा करता हूं। लेकिन अफसोस की बात है कि एक समुदाय को टारगेट क्यों किया जाता है? कभी भड़काऊ अभद्र टिप्पणियां करके टारगेट होते हो, मत टारगेट हो, ये कान से निकाल दो बात। आपको बुरा कह रहे हैं, कहने दो। हुजूर साहब को कितने लोग बुरा कहते थे, वो बुरा माने क्या? नहीं माने। इन्हें समझ नहीं आती है पत्थरबाजी क्यों करनी है शुक्रवार को। अच्छा आप बताओ रक्षपाल जी, इनका जो शुक्रवार है वो पत्थरबाजी का दिन हो गया। रक्षपाल जी एक सेकंड, अब आप ये बताओ कि माहौल को ठीक कैसे किया जाए, एकता कैसे लाई जाए, इसका हमें सोल्यूशन बताओ। देखिए आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं रक्षपाल जी से पूछ रहा हूं, बोलिए। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि एकता कभी भी, जैसे कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं होती, तो एकता कभी एक तरफ से नहीं आएगी। एकता लाने के लिए दोनों समुदायों को एक साथ उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो विवादित है, उन चीजों को पकड़ना पड़ेगा जो हमें एकता लाती है। कॉमन चीजें जो होंगी उनको लेकर हम जब आगे बढ़ेंगे तभी हम जो है ना एक दूसरे के साथ रहकर चल सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक आदमी हमारे जो मान बिंदु है उनको गालियां दे, उनका बुरा भला करे और हम उनके सामने जो है नतमस्तक होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। सबका सम्मान करिए, सबका सम्मान होना चाहिए। हर धर्म, भगवान, पैगंबर, जीसस, सबका सम्मान होना चाहिए। नहीं पैगंबर, मैं उस टिप्पणी के साथ नहीं हूं, लेकिन मुझे आप ये तो बताइए रहमानी साहब ने उनको कितना, उससे पहले उन्होंने महादेव के लिए क्या क्या नहीं कहा। जो रहमानी पर बात ही नहीं है। मैं आपसे सोल्यूशन पूछ रहा हूं। अब तो जो जिसने कहा वो तो कहा, कानून अपना काम करेगा, मुकदमा दर्ज है, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी विवाद है वो मिल बैठ के बांट के उनको निपटाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारे कॉमन चीजें हैं जिन पर हम बातचीत कर सकते हैं, जैसे अभी आपने कहा एजुकेशन हमारी कॉमन हो सकती है, हमारी इंडस्ट्री कॉमन हो सकती है, हमारी जो चीजें कॉमन हो सकती है हमें उन पर बात करनी चाहिए, उनके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। जो विवादित मुद्दे उन पर नहीं, उनको छोड़ देना चाहिए, न्यायालय के लिए उनको छोड़ देना चाहिए, दूसरे पक्ष जो बड़े बड़े उनके लिए। ये जो आम लोगों को उसमें इन्वॉल्व क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम आम लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो जब कोई चीज भीड़ के हवाले कर देंगे तो वो चीज जो है ना कभी भी उसका हल नहीं निकल सकता। और ये जो भीड़, और हमें हल निकालना है, हर शुक्रवार हमें हल निकालना है। भीड़ तंत्र बनता है, हर आदमी नमाज पढ़ने जाता है उसके बाद पत्थर चलाने लगता है। ये किसी मसले का हल निकालने का तरीका नहीं है ब्रजेश जी, ये मसले को बढ़ाने का तरीका। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, 90% मुसलमान इस्लाम को ठीक से जानता नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। यही तादाद हिंदुओं में है,
80-90% वहाँ है। वो सनातन धर्म पढ़ते ही नहीं, जानते ही नहीं है, वो उसके अंदर गए ही नहीं, उसको पढ़े ही नहीं। आप पूछे कितने हिंदू गीता पढ़े हैं, रामायण पढ़े हैं, आपको बहुत कम परसेंटेज मिलेगा। ये केवल कहीं सुनी बातों के आधार पर ये अपने धार्मिक तौर पर कभी हर्ट हो जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि इनके नबी या हमारे भगवान वो किस प्रकार थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ब्रजेश जी, मेरा पक्ष वही है कि पढ़िए, इसीलिए कहता हूं सब लोग पढ़िए, हिंदू भी पढ़े, मुसलमान भी पढ़े। मैं ये कहता हूं किसी भी महापुरुष ने जो भी काम किया, जो उसने उपदेश दिए, जो उसने रास्ता दिखाया, वो समाज के कल्याण के लिए, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात। इनका रवैया ऐसा है कि जो उनकी गलत बातें उनको पकड़ के बैठ जाते हैं, जो सही बात मत पकड़िए, गलत बातें कोई ना पकड़े, ना आप पकड़ो ना ये पकड़े, एक दूसरे का हाथ पकड़ो और तरक्की के रास्ते पर बढ़ो। मैं वही कह रहा हूँ। और कैंसर की दवा देखो, खोज ली अमेरिका ने, कितना शानदार काम किया, वाह। कैंसर की दवा 21वीं सदी का चमत्कार। अमेरिका जो है ना कैंसर की दवाई भी खोजेगा, अमेरिका जो है ना मंगल पर भी चला जाएगा, लेकिन हम लोग तो 14वीं शताब्दी में जिएंगे, 8वीं शताब्दी नहीं जीना है, अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ना है, हमें एकता बनानी है, पुरानी बातें छोड़नी पड़ेगी। मैं वही कह रहा हूँ सर। ऑलराइट, बीरेन जी भी हमें इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। ये आज उत्तर प्रदेश में फिर शुक्रवार के दिन एक ब्लैक फ्राइडे हुआ और बड़े पैमाने पर हिंसा फैली। विशेष तौर पर मैंने प्रयागराज के जो दृश्य देखे वो बड़े दुखद थे और मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैं छोटे छोटे बच्चों को, नए लड़कों को, नई नस्ल के बच्चों को पत्थर चलाते देखता हूँ, तो बहुत अफसोस हुआ आज देखकर। देखिए, बहुत समय के बाद इस तरह का धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है जो ये दर्शाता है कि लोग आक्रोश में हैं और वो पुलिस के साथ साथ सरकारी संपत्तियों के साथ साथ एक धर्म विशेष के लोगों को, अपने विपक्षियों को वो नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। हमारा समाज और भारत का देश, अभी तक तो जातियों के आधार पर हम बटे थे, लेकिन अब धर्म के आधार पर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम उस दौर में आ गए हैं जहां पर जाति कमज़ोर है और धर्म हावी हो चुका है, और इसके पीछे अगर हो कोई तो वो सियासत है। मजहब में बांटकर जो सियासी लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसकी वजह से ये स्थितियां बन रही हैं। किसी के ईश्वर, अल्लाह, भगवान, इनका अपमान नहीं होना चाहिए, हर कोई कहता है, लेकिन करने वाले कर रहे हैं, उनको रोक भी नहीं पा रहा है कोई। तो जब रुकेगा नहीं तो फिर कहीं ना कहीं भाई आप कितने दिन धुआं को दबा के बैठाए रहोगे। चिंगारी बुझाओ, धुआं अगर निकल रहा है तो आग भी बन जाएगा, भड़क भी सकता है। उस पर काम होना चाहिए। कैसे? सामाजिक भाईचारा बढ़ाकर, ईद, बकरीद, होली, दिवाली, हिंदू मुसलमान गले मिलना, सिवई खाना, आना और जाना एक बड़ी पुरानी परंपरा रही है। गंगा जमुनी तहजीब क्या कहती है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा था, ये जो पत्थर चल रहा है कानपुर से लेके सहारनपुर, प्रयागराज, इस पर बोला था उन्होंने क्या इसी दिन के लिए सब बातें रखी गई थी। बहुत सारी चीज़ों में एक बात साफ है कि अगर आप किसी धर्म का प्रसार चाहते हैं तो दुनिया में जितने धर्म आगे बढ़े हैं वो नफ़रत से नहीं बढ़े हैं, ज़बरदस्ती से नहीं बढ़े हैं, वो प्रेम से बढ़े हैं। हिंसा का धर्म में कोई आधार नहीं है। हम भारत के लोग वैसे भी अहिंसक रहे हैं, गांधी जी के आंदोलन से आए हुए लोग हैं। भारत देश सबको प्यार और सम्मान देने वाला है, फिर भी हिंदू मुस्लिम के बीच ये खाई क्यों चौड़ी हो रही, क्यों बढ़ती जा रही है? जब भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, संविधान उसे संरक्षण देता है, सत्ता प्रायोजित किसी भी धार्मिक आयोजन को हम मना करते हैं, तो फिर इस तरह का उपद्रव कैसे हो रहा है? ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक उपद्रव, एक दंगा अपने पीछे तमाम आंसू, तमाम उजड़े हुए घर, तमाम बेटियां, महिलाएं, बच्चे, उनकी सिसकियां छोड़ जाता है। वो भी लोगों को देखना होगा। हम अपने भावनाओं में इतना आक्रोशित ना हो जाएं कि हमारे पीछे जो लोग हैं उनका जीवन कष्टकारी हो जाए। अब पुलिस क्या करेगी? लोगों को पकड़ेगी, जेल में डालेगी, मारेगी, पीटेगी, बच्चे और परिवार तबाह होंगे, व्यवसाय बर्बाद होंगे, रोजगार दिन पर दिन कम हो रहा है, लोग क्या खाए पिएंगे? ब्रजेश जी, बात आई कि जुमा की नमाज थी,
व्यवस्था क्यों नहीं थी? देखिए, भीड़ एक अनकंट्रोल्ड सिस्टम है और जुमा की नमाज या कोई धार्मिक आयोजन सरकार इसे रोक नहीं सकती है। यहाँ लोग इकट्ठा होते ही हैं। तो अगर सरकार या पुलिस प्रशासन प्रत्याशा में पहले से लाठीचार्ज कर दे कि नमाज न पढ़ो या इकट्ठा न हो, तो वो भी एक बवाल है। ये बड़ी चिंता की बात है। ये विचित्र स्थिति है कि इन स्थितियों को कैसे संभाला और निपटा जाए। इसका इस्तेमाल लोग उपद्रव में कर ले रहे हैं, वहाँ भावनाएं भड़का ले रहे हैं। हम अपने इंटेलिजेंस के फेलियर की बात करते हैं, पुलिस के फेलियर की बात करते हैं, लेकिन ऐसे मौक़ों पर पुलिस लाठी पहले नहीं मार सकती, गोली पहले नहीं चला सकती, आंसू गैस से मार के लोगों को नमाज पढ़ने से नहीं भगा सकती। उसकी मजबूरी है, उसको तमाशा देखना है। लेकिन जब मामला बिगड़ जाता है तब वो एक्शन में आ सकती है। उसके पहले अगर वो आएगी तो दोस्त तो उसी पे चला जाएगा। कुल मिलाकर हम लोग जिस स्थिति में हैं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, पूरे देश में हैं, 20% के करीब हैं। कोई सरकार इनको समुंदर में डुबा नहीं सकती कि इनको मार के ख़त्म कर दे, डुबो दे, ये चले जाएं। ये इस देश की सच्चाई है, यहीं रहेंगे तो इनके साथ मिलजुल कर कैसे रहा जाए? और साथ रहेंगे, विकास के भागीदार बने। जैसे गंगा जमुनी तहजीब का नारा जो दिया गया, क्यों दिया गया? कि मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना है। वोट की खातिर इतना विभाजन ना हो जाए कि नफरत की पराकाष्ठा पे हम पहुंच जाएं, मारने मरने पर आमादा हो जाएं। प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद का देश का नुकसान हुआ। गाड़ी जलेगी, सरकारी जलेगी, प्राइवेट जलेगी, घर अच्छा जलेंगे। देखो, मैं कल ही आपसे बता रहा था कि जापान ने कितनी शानदार बुलेट ट्रेन तैयार की जो सबसे तेज गति वाली है, और कल अमेरिका में कैंसर की दवा खोजी गई, और हमारे यहाँ के बच्चे पत्थर लेके घूम रहे हैं। हमारे यहाँ जाति और धर्म ये अपने आप में कैंसर बन चुका है। इसकी दवा अब खोजने की ज़रूरत है। शरीर का कैंसर तो अमेरिका ने खोज लिया, उसकी दवा। हम जो नए नए कैंसरों से जूझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब बुलेट ट्रेन की बात आप करते हैं, यहाँ तो साला जेसीबी खड़े हो जाए तो 50 आदमी खड़ा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, काहे के लिए जेसीबी खड़ी है? ये तो खलिहारों का देश है, फुर्सतियों का। खाना पीना मिल जाए, मोबाइल चार्ज रहे, तो ना रोजगार की चिंता है, ना तरक्की की, ना घर लौटने की। मैं बता रहा हूँ वीरेन जी की जहालत की अंतिम पायदान पर खड़े हैं ये लोग सब, दोनों हिंदू और मुसलमान। अब वापस लौट आओ, वरना अब एक चीज इतिहास भी माफ नहीं करेगा। एक चीज दिखती है, जहाँ जो बहुसंख्यक में है वो अल्पसंख्यक को ना सतावे। मुसलमान ज़्यादा है तो हिंदू को ना परेशान करे, और हिंदू ज़्यादा है तो मुसलमान को ना सताए। एक तरफा अगर चीज़ें चलेंगी तो ये विस्फोट होंगे। मिलकर चलें, तरक्की के रास्ते पे चलें, पढ़ें लिखें। किसी को इतना न दबाओ कि वो उब जाए, वो फटने की जरा से कुरेदो वो फट जाए। ये देखना होगा हमारी आपकी जिम्मेदारी। बहरहाल हम लोग जिस समाज में हैं, वहाँ समाज का नुकसान, परिवार में कोई जेल चला जाए, कोई मर जाए, ये सब बहुत बड़ी क्षतियाँ हैं, सालों साल नहीं भूलती। एक छोटी सी खता पूरे जीवन की सज़ा बन जाती है। एक साहित्यकार ने लिखा है, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में, और लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। जी बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, आज के मसले को लेकर जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, हमने कुएं पर एक प्रश्न डाला। प्रश्न ये कि प्रदर्शन के नाम पर जिस तरह से हिंसा हुई है, क्या इसे सही ठहराया जा सकता है? अभिनव लिखते हैं कि प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव की नई परिभाषा बन गई है, उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो लक्ष्मण शर्मा लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि प्रदेश का अमन चैन कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, और ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का मकसद अव्यवस्था फैलाना है। तो सोनू शर्मा लिखते हैं कि समाज में जिस तरह से नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, उसके लिए समाज को एक मनोवैज्ञानिक समाधान निकालना पड़ेगा। ये बात दुरुस्त कही उन्होंने। शमसी आज़ाद जी, आप मुझे बताइए, अब ये वक्त है कि हम उस पायदान पर खड़े हैं जहाँ से अगर हम तत्काल वापस नहीं होते हैं तो ये समाज और इतिहास
100 साल बाद ही सही, लेकिन इसे बहुत गलत बताएगा। अब ये वक्त है कि सब लोग आपस में एक हों, आपस में बैठें, चर्चा करें। रक्षपाल सिंह जी ने सही बात कही कि आपस में मिल बैठकर कॉमन इश्यूज पर बात करनी चाहिए और उनका तत्काल समाधान निकालना चाहिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, तो मैं अपनी पार्टी की नीतियों की बात जरूर करूंगा। अपनी बात भी करो, कभी कभी पार्टी छोड़ के बात करो। अपनी बात ही कर रहे हैं, अपनी बात और पार्टी की बात दोनों एक ही छोड़ो बात है। पार्टी की अगर बात। विचारधारा आज न शमसी मिलती- आजाद बनकर बात करो। मैं शमसी आजाद बनकर ही आपके डिबेट में आया हूं और बड़ा अच्छा लगा कि आपने जिस तरीके से इस डिबेट की शुरुआत की, तो हमको भी लगा कि अपने दिल की बात आपसे कहना चाहिए, खुलकर कहो, अपने दिल की बात आपसे कहना चाहिए। और आपने बहुत अच्छी बात पार्टी कही। आएंगी जाएंगी, पद आएगा जाएगा। आज शमसी आजाद बनकर बोलो, आज हिंदुस्तान को मन की बात बोलो, कहां पहुंचना चाहिए था और आज हिंदुस्तान कहां पर खड़ा है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश भी हो सकती है। आज जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने के लिए छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, जिनके एक हाथ में कहा जाता है कि मुसलमान के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में अहले बैत का दामन होना चाहिए, बड़े बड़े यहाँ पर ज्ञानी विज्ञान विधाता लोग बैठे हुए जो कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने ये कहा, मोहम्मद साहब ने वो कहा। तो एक छोटे से मैटर को जबकि भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता ने पूरी तरीके से ये कह दिया कि भाई ये छोटा सा मैटर नहीं है। बीच में मत बोलो भाई, बीच में मत बोलो। आमिर साहब देखिए, ये डिबेट जो हो रही है सीरियस हो रही है, अपनी बारी में बोलना प्लीज। तो ये मैटर जहां नुपुर शर्मा ने खुद कहा कि इस पर हमारे वीडियो को छेड़छाड़ के जरिए जो है दिखलाया गया, उसके बाद भी उन्होंने माफी मांगी, मांग बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित किया 6 साल के लिए। अब गिरफ्तारी की मांग हो रही है। तो क्या ब्रजेश जी आप ये बताएं कि गिरफ्तारी की मांग करने के लिए छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर दे देना चाहिए, आगजनी करना चाहिए? आप जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक मैसेज जो हो गया है कि अब मुसलमान जब भी कोई विरोध प्रदर्शन करता है तो जुमे की नमाज के बाद करता है। तो ये चीज़ जो ये एक मैसेज जा रहा है, इससे पूरी मुसलमान कौम को शर्मिंदा होना चाहिए। और जो कोई भी इस तरीके के इसमें षड्यंत्र में शामिल है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारी मस्जिद से इस तरीके का काम हुआ, हमारे इलाके से इस तरह का काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन ने लगातार धार्मिक जितने उलमाए कराम हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि कानपुर कोई सलूशन है आपके पास आरोपों के अलावा? सलूशन यही है कि इसको मिल बैठकर बात करना चाहिए, हमारी तरफ से भी पैरवी करनी चाहिए, उनकी तरफ से भी पैरवी करना चाहिए और एक सार्वजनिक स्थान पर बैठकर। उनका इनका कुछ नहीं, सब हमारा है। सब हमारा है, तो वो बता रहे हैं ना उनका है ना इनका है। ये क्या उनका इनका जी? नहीं, एक जगह पर बैठकर हमारे भाई हैं। नहीं, एकदम आप शमसी आजाद हैं, मैं ब्रजेश मिश्रा हूं, मैं कह रहा हूं आप मेरे भाई हैं। आप बड़े भाई हैं और आपका सम्मान हम लोग हमेशा से करते हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमेशा ये, अरे छोड़िए जर्नलिस्ट, हम आप भाई हैं, ये याद रखिए। ये तमन्ना थी कि आपके साथ कल हो सकता है मैं पत्रकारिता छोड़ के कुछ और काम करूं तो क्या कुछ भी करेंगे, बात नहीं करेंगे? रिश्ता तो नहीं रहे, रिश्ता तो वही रहेगा ना, बड़े भाई हैं तो रहेगा। तो ये बड़ा अच्छा आपने मैसेज उठाया कि इस चीज को ऐसे मशरफ साहब आप मुझे बताओ, आप थोड़ा सा कुछ सोल्यूशन दो कि कैसे हम लोग इस नफरत भरे माहौल को ठीक करें और थोड़ा पढ़े लिखें, तरक्की करें, कुछ ऐसा हो कि दुनिया कहे कि देखो भारत ने ये इजाद किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। आज मैं जितना आपको अप्रिशिएट करूं कम है। वो इस बात के लिए मैंने बहुत डिबेटें आपके बहुत साथ अच्छा की। मुद्दा रखा है। एक एंकर जिस तरह से चाहे वो डिबेट को अपनी तरफ मोड़ सकता है। अगर आपके सवालात ही कुछ इस तरह के होते कि आप मुझे मुसलमान मान के सवाल करते तो हो सकता है कि मैं अपने जज्बात को रोक नहीं पाता और कुछ ऐसी बातें करता जो शायद मैसेज गलत जाता। लेकिन आपका बेसिक मकसद यह है कि सौहार्द कैसे कायम किया जाए। तो सौहार्द कायम यूनिटी इन डाइवर्सिटी नेशनल चैनल्स हैं। ये बात हर भारतीय याद रखे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी सबसे अच्छी बात यह किया कि किसी को पार्टी का नेता कह के संबोधित नहीं किया। क्यों कहे भाई? मेरी बात सुन, हमको भी शमसी आजाद कह के संबोधित किया तो मैं और आप मेरे भाई हैं, मैं तो खुद मेरी बात तो आने दे जी। अशरफ साहब बोले। अरे मेरी बात तो सर आने दीजिए। हाँ बोले। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके हाथ में होता है कि जिधर चाहिए उधर मोड़ दीजिए, जो चाहिए जवाबात मुझसे लेने की कोशिश करिए आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चैनल सो कॉल्ड नेशनल चैनल्स है और शाम के टाइम 2 दाढ़ी टोपी वाले और 2 भगवा वस्त्र पहनने वाले एक दूसरे से बुला के गाली दिलवाते हैं एक दूसरे के मजहब को, तो माहौल कैसे ठीक होगा? सरकार को इस पे भी कुछ सोचना चाहिए। एक मैं सोल्यूशन दूं, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के एक सोल्यूशन मैं दूं चाहिए। आपको डिबेट एक हद तक अलाउ होनी चाहिए। आप जब सोल्यूशन मैं दे देता हूं। हिंदू मुसलमान को गाली देगा, मुसलमान उनके पेशवा को गाली देगा, तो नफरत का माहौल डेवलप होगा सर। और जब नफरत का माहौल डेवलप हो जाएगा तो इसको रोकना इतना आसान नहीं जिस तरह से हम समझ रहे हैं। पुरोहित और मुल्लाओं दोनों से बचो। वीरेंद्र सिंह ने एक बात कही ना कि जब लगातार जाते आप करेंगे तो एक दिन लावा फूट जाता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, डोमरियागंज के अंदर किसी ने कोई पोस्ट डाली, उसको 1 से 51 में चालान करके छोड़ दिया आपने। तो एक तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर कोई गलत बात करता है तो चाहे हिंदू है मुसलमान,
सजा इक्वल होनी अरे चाहिए। हमारा ये संविधान नहीं ही हो सबके सकता लिए है समान कि बना कोई है। आता है उसको आप जब चाहेंगे एक काम करो अशरफ साहब, और किसी को अब ignore आप आज कर देंगे। संकल्प लो। जब सुनो कानून का सुनो तो डंडा सही, चलेगा, आप तो तो कानून वकील हो ना। equal होगा। अच्छा सुनो, आप तो एडवोकेट हो ना। हाँ। आज संकल्प लो कि अगले 1 साल आप 100 लोगों को संविधान बताएंगे, संविधान पढ़ाएंगे, संविधान की प्रतियां भेजेंगे, ये सब काम करो और खुद भी संविधान पे चलेंगे और खुद भी पढ़ चलो, संविधान का नहीं पालन चलेगा। करो। अरे हम चौराहे पर खड़े होकर हम तो संविधान के बारे में आपने बताओ जिक्र लोगों कर को। दिया, हम तो संविधान को ले आपने संविधान की बात कर दी, हम तो संविधान को ही लेके बहुत चिंतित हैं। पढ़िए और हम ये और सोच रहे पढ़ाइए हैं कि कहीं सबको, अगर अवेयर राष्ट्रपति करिए। चुनाव में सूर्यनाथ जी, आप पुलिस सुनिए साहब, अधिकारियों को अरे संविधान क्या नहीं ना बदल मैसेज जाए, देना हम तो इस चाहते? बात को थैंक लेके यू चिंता में हैं। अशरफ साहब, शुक्रिया। हम तो इस ठीक है, बात को ठीक है, लेके शुक्रिया, चिंता में हैं मुझे डिबेट को कि बढ़ाने संविधान ही ना दीजिए। बदल अशरफ जाए। साहब, शुक्रिया। इसलिए अपोजिशन को धन्यवाद। सोचना चाहिए कि राष्ट्रपति हमारा चुनाव थैंक यू, होना थैंक यू, चाहिए। बहुत 100 धन्यवाद। साल जश्न जो आरएसएस Thank मनाएगी you। ना, उसमें संविधान ही बदल देगी। अरे अब शांत हो जाओ, ठीक है। कोई बात नहीं, सूर्यनाथ जी, आप मुझे बताओ, करो। सूर्यनाथ जी, आपसे मैं समझना चाहता हूँ, अगले शुक्रवार ना हो इस तरह की घटनाएं, आप अपने पूर्ववर्ती अफसरों को क्या मशविरा देना चाहेंगे कि कम से कम अगले शुक्रवार तो कुछ ना हो? अब ब्रजेश जी, ये आपका डिबेट पहली बार मैं देख रहा हूँ। इस तरह का पॉजिटिव और सकारात्मक विचार और सकारात्मक सभी का जो सहभागिता है, उससे बहुत कुछ माहौल इसी से अच्छा होगा। एक चीज़ मैं जानना ये चाहता हूँ कि जब सभी जितने भी मुस्लिम भाई वहाँ जामा मस्जिद पर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वो पत्थर मारने नहीं जाते, वो दंगाई होते भी नहीं हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व ऐसे होते हैं जिनका मकसद और जिनका हित इसमें होता है कि कुछ ऐसा गड़बड़ हो जिसमें कि पोलराइजेशन हो, पहले जाति और धर्मों में एक ध्रुवीकरण हो, पोलराइजेशन हो, उससे फ़ायदा होता है कुछ लोगों का। आप समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में इशारा कर रहा हूँ। जी जी, उसमें सभी शामिल हैं। इस ध्रुवीकरण में जो पहले अंग्रेज किया करते थे, वही आज हमारे कुछ समझदार लोग भी कर रहे हैं। और वोटर्स में ध्रुवीकरण हो जाए जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इससे उनका फ़ायदा हो, वो बच्चों के हाथ में और इस तरह के असामाजिक तत्वों के हाथ में पत्थर थमा देते हैं, पत्थर उठवा देते हैं, एक तरीके से कह लीजिए पत्थर उठवा देते हैं उनसे। और भीड़ जो अच्छे लोग हैं और जो समझदार लोग हैं, वो पीछे रह जाते हैं और वो आगे बढ़ करके इसको शांत जो भीड़ है या शांत नमाजी हैं, उनको एक दंगाई के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, वो पूरा माहौल बदल जाता है। ऐसे लोगों की पहचान पुलिस को कर लेनी चाहिए और लोगों से, अच्छे लोग, भले लोग भी सभी लोग हर जगह हैं, उनसे बातचीत करके ऐसे तत्वों की पहचान कर लेनी चाहिए कि वरना भी अगले जुमे की नमाज में फिर वो यही काम करते हैं। करेक्ट। और शांत भीड़ को वो कन्वर्ट कर देते हैं दंगाइयों में, बच्चों के हाथ में पत्थर थमा देते हैं, नारे लगाते हैं। या इस तरह के कुछ इंटरेस्टेड लोग हैं और इस तरह के कुछ लोग अच्छी तरीके से भीड़ के बीच में काम करते हैं। हमेशा हर दौर में उनके अपने मकसद हैं, इस दौर में भी होंगी, उनके अपने मकसद हैं और उन मकसद में वो कामयाब हो जाते हैं इन सब चीज़ों को करके। तो समझदार लोगों को इसको समझना भी चाहिए कि कौन आदमी क्यों इस तरह की भीड़ को उकसा रहा है, कौन लोग हैं, वो उनको चिन्हित करके उनको अलग कर लिया जाए और इस तरह की इंटेलिजेंस पहले से ही इकट्ठा कर ली जाए, सूचनाएं इकट्ठा कर ली जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई समय से पहले कर ली जाए, तो इस तरह की नौबत नहीं आएगी। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मीसम भाई, आप बताओ, आपका सुझाव क्या है कि कैसे माहौल को ठीक किया जाए? देखिए, क्या एफर्ट्स किए जाने चाहिए? जैसा कि आपके पैनलिस्ट में हमारे जो पूर्व IPS जी हैं, उनका मुझे साधुवाद, सूर्यनाथ जी ने जो बातें बताई, अगर इस तरह के बुद्धिजीवी लोग निकल के आके बात कर रहे हैं, जिस तरह से सुझाव दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। मगर कहीं न कहीं हाकिम की भी कमियों को उजागर करना ज़रूरी है कि कहीं न कहीं हाकिम की भी कमी है और उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सबको साथ लेकर के चले। ब्रजेश जी, सिर्फ नारों से काम नहीं चलता है कि सबका साथ सबका विकास करना पड़ता है, और ये नारों की पार्टी और नारों का प्रदेश बन गया है ब्रजेश जी। स्मार्ट सिटी हो गया, बुलेट ट्रेनें हो गई, चप्पल पहन के हवाई जहाज में बैठना हो गया, और इस तरह की जो बातें हैं उनसे ऊपर उठ करके आना पड़ेगा। आज जोड़ने की बात करो। हम वही उसी को लेकर के आ रहे हैं ब्रजेश जी। आज मीसम जैदी बोले, नहीं, मीसम जैदी समाजवादी आपका छोटा भाई बोल रहा है, मीसम जैदी बोल रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी बातें आप कर चुके हैं कि अब वाकई जो है आज का दिन राजनीति का दिन नहीं है और आज का दिन वाकई ब्लैक फ्राइडे का दिन है, और इस तरह के आगे ब्लैक फ्राइडे ना हो
उसके लिए हमको मिलकर के पहल करना पड़ेगी। हम लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा और लोगों को एक दूसरे से ये जो गैप हो रहा है ना, ये जो खाई खोदी जा रही है, ये अभी से नहीं करी जा रही थी। ये एक तरह का जहर बहुत पहले से ब्रजेश जी दिया जा रहा था, अब उसका रिएक्शन हो रहा है। कोई फायदा नहीं है, ये जो दिया कोई गया फायदा तो नहीं उसका रिएक्शन स्टार्ट हो गया, अब और इसका कोई फायदा नहीं, पता आगे है ना बढ़े। अंत में आपको कब्र नसीब होगी और हमें चिता है जी। और ये हालात अंत में यही है सच्चाई। देखिए, अभी आपने देखा कि एक छोटी सी बीमारी आई कोरोना, सब एक हो गए, सब अपने अपने ईश्वर को याद करने लगे। तब किसी के हाथ में पत्थर नहीं था, सब तो तभी सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और उसके बाद ये इंसान वो चीज है कि थोड़ा सा भी उभरा और फिर देखिए जूता पैदार बटने लग गया। ये वजह क्या है कि हम आप एक दूसरे के जो पूरक हैं, हिंदू और मुसलमान, इनको ये सोचना चाहिए और ये वाकई दिमाग में बैठाना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में साथ रहे हैं और साथ रहते हैं और हिंदुस्तान की तरक्की है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। रक्षपाल जी, आप बताइए कि हम लोग क्या ऐसा और इफर्ट करें ताकि इस माहौल को और बेहतर करें, लोगों को जोड़ें, तरक्की तालीम की बात करें और समाज का माहौल अच्छा करें। एक मेरा ये कहना है कि जो धार्मिक शिक्षा है ना, वो धर्म के कर्मकांड तक सीमित रहनी चाहिए, अपने व्यक्तिगत जीवन तक रहनी चाहिए। उसको उतना ही प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको सार्वजनिक जीवन में या अपने सामाजिक जीवन में नहीं लाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि शुक्रवार की बार बार बात हो रही है, जो उसके अंदर जो हम लोग भी सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, चले जाते हैं, वो बाद में काम करने। तो ये जो अच्छे नवाजी हैं, जिनको हम सज्जन नवाजी कहते हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि मुल्ला का इस्लाम नहीं चलेगा, अल्लाह का इस्लाम चलेगा, तो मेरा कहना यह है कि उन लोगों को वो खुद चिन्हित करें कि हमारे बीच में गलत लोग कौन है। जब तक उन गलत लोगों का बचाव करेंगे सज्जन लोग, तब तक वो लोग इस काम को करेंगे। हाँ, पर आप भी ये समझिए कि पुरोहितों वाला सनातन नहीं चलेगा, शंकराचार्य जी का सनातन चलेगा। मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। और मैंने यही कहा, हमारे बीच में जो गलत लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, उनको पहले हम तो आइडेंटिफाई करें, बाद में ये ना कहिए ये तो बच्चे थे, ये छोटे थे, नहीं, हमें सब पता होता है। सज्जन लोगों को चाहिए कि गुरुजन लोगों की पहचान करके पुलिस को बताएं, पुलिस के आंख कान नाक बने, प्रशासन की आंख कान नाक बने, तब ये बात समझ में आएगी। लेकिन इतनी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, प्रशासन पर दोष देने से कुछ नहीं। प्रशासन हर व्यक्ति के पीछे पुलिस खड़ी नहीं कर सकती है, हर आदमी के ऊपर जो है ना डंडा लेके नहीं लग सकता है। लेकिन हमें जो अच्छे लोग हैं उनको खुद सरकार के थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर साहब, आप बताइए कि क्या सोल्यूशन है, हम कैसे माहौल में नफरत को कम करें, तरक्की की बातें करें, एजुकेशन की बातें करें, सबको अच्छी सी रोजगार मिले इसकी बातें करें। हमें ये सब एफर्ट्स कब करने चाहिए और अब ये वक्त है कि हम इस पर बात करें। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और तालीम पर बात, एक मैं बात करना चाहता हूँ, और एक कैंपेन चलाओ, मुसलमानों को अच्छी तालीम दिलाओ। ब्रजेश जी, जापान बम खा करके कामयाब हो गया, तरक्की कर गया, पाकिस्तान बम बनाकर कर्जदार हो गया। तो बम बनाने से कोई मसला हल नहीं होना है, मसला हल होना अच्छी सोच से, शिक्षा से और इंसाफ से, जो इंसाफ मौजूदा सरकार नहीं कर रही है। ब्रजेश जी, ये मेरा अपना मानना है और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मौजूदा सरकार, आपने जापान की बात कही ना, मैं आपको जापान के बारे में बताता हूँ। जी, जिस तरीके से है एशिया का जो सिर्फ 14 साल गुलाम था, ओनली 14 ईयर्स, 14 साल जी। और हमारे ही आसपास 3 मुल्क आज़ाद हुए थे, भारत, चाइना और जापान। आज वो कहाँ हैं और हम कहाँ पर खड़े हैं? जी जी जी, इसमें किसी एक सरकार का दोष नहीं है, नहीं, ये हम आप सब इसके लिए दोषी हैं, हमारी पीछे की पीढ़ियां भी दोषी हैं। तो ब्रजेश जी, और हम आने वाली नस्लों को अच्छा हिंदुस्तान देकर गेम तय करती हैं। देखिए, बहुत अच्छा माहौल था कोरोना काल में, आप देखिए तमाम हिंदुओं की अर्थियां मुसलमानों ने उठाई, उनको मतलब अग्नि भी दी, सब कुछ किया, बेहतरीन माहौल चल रहा था। भाजपा सरकार ये दोबारा बनने के बाद 22 में एकदम माहौल 6 बाई 2.5 की कब्र आपको मिलेगी और एक चिता हमें नसीब होगी, इससे अधिक कुछ नहीं है। सुन लीजिए, शर्मनाक बात की बात कर रहे थे, तो शर्म तो मोदी जी को आनी चाहिए कि नुपुर शर्मा और जिंदल को तुरंत कार्रवाई करके जेल भेज देते, तो ब्रजेश जी माहौल खराब करने में बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सरकार धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, डिबेट समाप्त करूं इसके पहले मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, मत लड़िए, पढ़िए, तरक्की के रास्ते पर चलिए, दुनिया के दूसरे तरक्की पसंद मुल्कों के साथ कंपटीशन करिए, देखिए कि आप दुनिया को क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक समाज के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, एक वैज्ञानिक के तौर पर, एक अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर के तौर पर हम समाज की तरक्की में क्या योगदान कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है।
इस्लाम हो, सनातन धर्म हो, ईसाइयत हो, ये सब क्या सिखाते हैं? एक अच्छा इंसान बनना, एक तरक्की पसंद व्यक्ति बनना, एक अच्छा समाज तैयार करना जहाँ नफरत नहीं हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, सौहार्द हो, तरक्की हो और सबको समान अवसर मिले, सबको समान अधिकार मिले। हम एक ऐसे हिंदुस्तान चाहते हैं जो तरक्की करे। आप सब भी इस बारे में सोचो और पढ़ो। मतलब